देश को धोखा देने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। मुझे फंसाया जा रहा है, मैं गद्दार नहीं हूं। मैंने अपने देश को धोखा नहीं दिया है, मैं गद्दार नहीं हूं। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे पूरा शहर अपनी सांस रोककर खड़ा हो। आसमान पर बादल थे और हल्की हल्की बूंदें पुराने सैन्य मुख्यालय की दीवारों से टकरा रही थी। वही दीवारें जिनके भीतर कभी कर्नल अजय राठौर की आवाज गूंजती थी, दृढ़, स्पष्ट और देशभक्ति से भरी। आज वही अजय उसी भवन के बाहर खड़ा था, मगर एक अभियुक्त की तरह। देशद्रोह, गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप। ये शब्द अभी भी उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। अजय राठौड़, जिसने सीमा पर 3 बार दुश्मन के हमले नाकाम किए थे, जिसने अपने सैनिकों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, उसी पर गद्दारी का झूठा आरोप लगा दिया गया। कोर्ट मार्शल हुआ, सबूत गढ़े गए, गवाही खरीदी गई और अंत में वर्दी उतार ली गई। उसके सीने से मानो उसकी आत्मा निकाल ली गई हो। वो गरीब किसान का बेटा था। पिता शहीद हुए थे, मां ने मजदूरी करके उसे पढ़ाया था। सेना ही उसका धर्म थी, उसका गर्व था, और आज वही उससे छीन लिया गया। मीडिया ने उसे गद्दार कहा, पड़ोसियों ने दरवाजे बंद कर लिए, रिश्तेदारों ने फोन उठाना बंद कर दिया। उस रात वह अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा था। दीवार पर टंगी उसकी पुरानी वर्दी को वो देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ खालीपन था। अगर देश को मुझ पर भरोसा नहीं तो जीकर क्या करूंगा, उसने बुदबुदाया। लेकिन जैसे ही ये विचार उसके भीतर गहराया, उसी क्षण भीतर कही एक आवाज उठी। सैनिक भागता नहीं, लड़ता है। वो आवाज उसके पिता की थी, या उसके अपने मन की, वो नहीं जानता। फिर भी टूटे हुए मन के साथ वो कमरे से बाहर निकला। बारिश तेज हो चुकी थी। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार और पानी की धार के बीच वो बिना दिशा के चलता गया। एक तेज ट्रक की हेडलाइट अचानक उसकी आंखों में पड़ी। क्षण भर के लिए समय थम गया। उसे अपने सैनिक याद आए, मां का चेहरा याद आया, तिरंगे की शपथ याद आई, और फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। जब उसने आंखें खोली तो उसके आसपास न तो बारिश थी, न सड़क, बल्कि एक विशाल संगमरमर का कक्ष था। छत पर स्वर्ण जड़ित झूमर लटक रहे थे, दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी थी। कमरे में इत्र और चंदन की सुगंध फैली हुई थी। अजय ने उठने की कोशिश की, मगर उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी थी। महाराज, आप जाग गए, एक स्त्री स्वर गूंजा। अजय ने देखा, सामने रेशमी वस्त्रों में सजी दासियां खड़ी थी। उनके पीछे एक वृद्ध मंत्री हाथ जोड़कर झुके हुए थे। महाराज वीरेंद्र देव, हमें चिंता थी कि आप फिर से मदिरा के कारण मूर्छित हो गए, मंत्री ने कांपती आवाज में कहा। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। महाराज वीरेंद्र देव, वो शीशे के सामने गया, और जो चेहरा उसने देखा वो उसका अपना नहीं था। वो एक युवा, सुंदर किंतु दुर्बल चेहरे वाला व्यक्ति था। आंखों में आलस्य, होठों पर निर्बलता और माथे पर विलासिता की छाप। अजय की आत्मा एक निकम्मे राजा के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। धीरे धीरे स्मृतियां उसके मन में आने लगी। यह राज्य अमरगिरी था, चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ, खजाना खाली, सेना कमजोर, और राजा वीरेंद्र देव जो नृत्य, मदिरा और शिकार में लिप्त था। दरबार में उसकी हंसी उड़ती थी। पड़ोसी राज्य उसे कायर राजा कहते थे। अजय के भीतर कुछ जल उठा, तो ईश्वर ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, उसने मन ही मन कहा। लेकिन इस बार मैं सिर्फ अपनी नहीं, पूरे राज्य की इज्जत वापस लूंगा। अगले ही दिन दरबार लगा। मंत्री, सेनापति,
व्यापारी सभी उपस्थित थे। वे सोच रहे थे कि आज भी राजा वही उबाऊ आदेश देगा, कर बढ़ाओ, उत्सव मनाओ या फिर किसी नर्तकी को बुलाओ। लेकिन सिंहासन पर बैठा व्यक्ति अब वीरेंद्र देव नहीं, कर्नल अजय राठौर की आत्मा था। उसकी आवाज गूंजी, गंभीर और दृढ़। आज से राज्य में 3 परिवर्तन होंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहला, सेना का पुनर्गठन। हर सैनिक का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। धनुर्धारी, घुड़सवार, पैदल सेना, सबकी नई व्यवस्था बनेगी। पुराने सेनापति ने आश्चर्य से देखा। महाराज, खजाना मैं भरूंगा, अजय ने बीच में रोका। दूसरा आदेश, कृषि और लघु उद्योग को बढ़ावा। हर गांव में हथियार बनाने के कारीगर तैयार होंगे। हम बाहरी व्यापार पर निर्भर नहीं रहेंगे। मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। और तीसरा, उसकी आंखों में चमक थी, हम नई युद्ध नीति अपनाएंगे। अब हम सिर्फ तलवार और ढाल पर निर्भर नहीं रहेंगे। बारूद, तोप और यांत्रिक अस्त्र बनाए जाएंगे। तोप, दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। इस युग में बारूद का ज्ञान सीमित था। लेकिन अजय, जो आधुनिक सेना में रह चुका था, उसे बारूद की संरचना, रणनीति और संरचना का पूरा ज्ञान था। अगले ही सप्ताह उसने गुप्त प्रयोगशाला बनवाई। लोहारों को नई धातु मिश्रण सिखाया। रसायन विदों को गंधक, शोरा और कोयले का अनुपात समझाया। राज्य में पहली छोटी तोप बनी। पहला परीक्षण हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि दुर्ग की दीवारें कांप उठीं। सैनिकों की आंखों में भय नहीं, गौरव था। धीरे धीरे अमरगिरी की सेना बदलने लगी। अनुशासन, रणनीति और तकनीक तीनों का संगम हुआ। पड़ोसी राज्य कालिंजर ने जब आक्रमण की तैयारी की तो उन्हें लगा कि यह आसान जीत होगी। लेकिन सीमा पर उनका सामना हुआ नई प्रशिक्षित सेना से, जो पंक्तिबद्ध थी, संकेतों से संचालित हो रही थी और जिनके पीछे तैयार थी तोपें। पहला गोला दागा गया। दुश्मन की अग्रिम पंक्ति बिखर गई। कालिंजर के सैनिक घबरा गए। ये कौन सा अस्त्र है? अमरगिरी की सेना ने पहली बार आक्रमण किया, रणनीति के साथ। कुछ ही घंटों में युद्ध समाप्त हो गया। दरबार में जयकार गूंज उठी। महाराज वीरेंद्र देव की जय। लेकिन सिंहासन पर बैठा व्यक्ति जानता था, ये जय सिर्फ नाम की है। वो मन ही मन बोला, अजय राठौर, तुम गद्दार नहीं थे और अब इस राज्य को भी कोई कायर नहीं कहेगा। रात को वो महल की बालकनी में खड़ा था। सामने विस्तृत राज्य फैला था, दीपों से जगमगाता। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था, ये तो बस शुरुआत है। अब मैं ऐसा साम्राज्य बनाऊंगा जो समय से आगे चलेगा। और दूर कहीं अंधकार में एक छाया ये सब देख रही थी। किसी को पसंद नहीं आया था ये परिवर्तन। षड्यंत्र की आहट शुरू हो चुकी थी। अजय की दूसरी जिंदगी की असली परीक्षा अभी बाकी थी। महल की ऊंची प्राचीरों पर मशालें जल रही थी, पर उस रात रोशनी के बीच भी अजीब सा अंधकार था। विजय के बाद का उत्सव अभी समाप्त नहीं हुआ था, पर अजय, जो अब महाराज वीरेंद्र देव के शरीर में था, जानता था कि असली युद्ध अभी शुरू हुआ है। सीमा पर मिली जीत ने अमरगिरी को शक्ति दी थी, लेकिन साथ ही कई दुश्मनों की आंखों में चुभन भी। बालकनी में खड़े होकर उसने नीचे सैनिकों का अभ्यास देखा। पंक्तिबद्ध चाल, संकेतों पर एक साथ मुड़ना और तोपों की नई टुकड़ी, सब कुछ योजनाबद्ध था। मगर उसकी दृष्टि सिर्फ बाहरी शत्रुओं पर नहीं थी। उसे दरबार के भीतर की साजिशों की गंध भी आने लगी थी। महाराज, पीछे से धीमी आवाज आई। वो मुड़ा। सामने वही वृद्ध मंत्री आचार्य सोमेश्वर खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी थी। कुछ कहना चाहते हैं आचार्य? जी। विजय के बाद कालिंजर के राजा ने संधि का प्रस्ताव भेजा है। अजय की आंखें सिकुड़ गई। इतनी जल्दी? जी। और आचार्य ने धीमे स्वर में कहा,
दरबार के कुछ सरदार इस संधि के पक्ष में हैं। अजय समझ गया, संधि का अर्थ था कमजोरी दिखाना, और शायद कुछ लोगों को फिर से पुरानी विलासिता भरी व्यवस्था चाहिए थी, जहां राजा निर्बल हो और सत्ता उनके हाथ में। कल विशेष दरबार बुलाइए, उसने शांत स्वर में कहा। मैं स्वयं उत्तर दूंगा। अगले दिन दरबार सजा। सोने के स्तंभों के बीच गंभीर वातावरण था। सरदार रुद्र प्रताप, जो पहले राजा के सबसे करीबी माने जाते थे, सबसे आगे खड़े थे। उनकी आंखों में आदर से अधिक गणना थी। महाराज, रुद्र प्रताप बोले, कालिंजर से शांति प्रस्ताव आया है। हम कमजोर खजाने और थकी सेना के साथ लंबा युद्ध नहीं झेल सकते। उचित होगा कि संधि स्वीकार कर लें। दरबार में कुछ सरदारों ने समर्थन में सिर हिलाया। अजय ने सिंहासन से उतरकर सीधे दरबार के मध्य कदम रखा। उसकी चाल अब राजसी नहीं, सैनिक जैसी थी। कमजोर खजाना, उसने तेज स्वर में कहा, हमने युद्ध में जो विजय पाई, उससे दुश्मन के शस्त्रागार और रसद हमारे हाथ आए हैं। सैनिक थके नहीं, उत्साहित है। उसने रुद्र प्रताप की आंखों में सीधा देखा। या फिर किसी को डर है कि मजबूत राज्य में उसका प्रभाव कम हो जाएगा? दरबार में सन्नाटा। रुद्र प्रताप का चेहरा क्षण भर को फीका पड़ा, फिर संभल गया। महाराज, आप हम पर संदेह कर रहे हैं? संदेह नहीं, अजय बोला, सतर्कता। फिर उसने सबके सामने घोषणा की, संधि तभी होगी जब कालिंजर हमारी नई सीमाओं को स्वीकार करे और युद्ध क्षति की भरपाई करे। अन्यथा हम तैयार हैं। दरबार समाप्त हुआ। पर उसी रात महल के पिछवाड़े एक गुप्त कक्ष में दीपक की मंद रोशनी में कुछ लोग इकट्ठा हुए। रुद्र प्रताप की आवाज धीमी थी। राजा बदल गया है। पहले वो हमारी कठपुतली था, अब वो सैनिक बन गया है। यदि ऐसा ही चला तो हमारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। एक और सरदार बोला, तो फिर उसे हटाना होगा। रुद्र प्रताप ने ठंडे स्वर में कहा। अगले कुछ दिनों में अजय ने अपने असली काम की शुरुआत की, राज्य का आधुनिकीकरण। उसने सेना में संकेत ध्वज प्रणाली लागू की, जिससे दूर तक संदेश तुरंत पहुंच सके। किले की दीवारों पर प्रहरी मीनारों का जाल बिछाया गया। हर गांव में प्रशिक्षण शिविर लगाए गए। उसने एक नई टुकड़ी बनाई, अग्निवीर दल, जो बारूद और तोप संचालन में प्रशिक्षित थे। उनके लिए विशेष वर्दी तैयार की गई, हल्की, लचीली और प्रतीक के रूप में अग्नि का चिन्ह। राज्य के युवाओं में उत्साह फैल गया। जो लोग पहले खेती तक सीमित थे, अब गर्व से सेना में भर्ती होने लगे। मगर इसी बीच एक घटना ने सब कुछ हिला दिया। रात के तीसरे प्रहर, जब महल शांत था, अजय अपने कक्ष में रणनीति की योजना बना रहा था। अचानक उसे खिड़की के पास हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसकी सैन्य प्रवृत्ति तुरंत जाग उठी। उसने बिना आवाज किए दीपक बुझा दिया और दीवार के पास खड़ा हो गया। खिड़की से एक काला साया भीतर कूदा, हाथ में चमकती कटार। साया धीरे धीरे पलंग की ओर बढ़ा, जहां उसे लगा कि राजा सो रहा है। जैसे ही उसने वार करने को हाथ उठाया, अजय ने पीछे से उसकी कलाई पकड़ ली। झटका इतना तेज था कि कटार गिर गई। कुछ ही क्षणों में उसने हमलावर को जमीन पर गिरा दिया। प्रहरी दौड़ते हुए आए। दीपक फिर जलाया गया। हमलावर के चेहरे से कपड़ा हटाया गया। वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि राजमहल का ही एक सैनिक था। किसने भेजा? अजय ने कठोर स्वर में पूछा। पहले तो वो चुप रहा, पर जब उसे कारागार में ले जाया गया और पूछताछ हुई, तो उसने एक नाम लिया, रुद्र प्रताप। यह सुनकर अजय की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी, पर उसका चेहरा शांत रहा। अगले दिन दरबार फिर सजा। इस बार वातावरण भारी था। रुद्र प्रताप आत्मविश्वास से खड़े थे। उन्हें विश्वास था कि कोई प्रमाण नहीं होगा। अजय ने संकेत किया। कारागार से वही सैनिक लाया गया। बताओ, अजय ने कहा। सैनिक ने कांपते हुए सब स्वीकार किया। मुझे सरदार रुद्र प्रताप ने सोने के 100 मुद्राएं दी और कहा कि महाराज को समाप्त कर दूं।
दरबार में हाहाकार मच गया। रुद्र प्रताप चिल्लाए, झूठ, ये साजिश है। अजय ने अपनी कमर से एक छोटा धातु का चिन्ह निकाला जिस पर रुद्र प्रताप का निजी मुहर अंकित थी। वो हमलावर की कटार के म्यान में छिपा मिला था। अब बचाव का कोई मार्ग नहीं था। रुद्र प्रताप, अजय ने गंभीर स्वर में कहा, राज्यद्रोह का दंड मृत्यु है। कुछ क्षणों के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अजय ने आदेश दिया, परंतु उन्हें तत्काल मृत्यु नहीं दी जाएगी, उन्हें कारागार में डाल दिया जाए। वे अपने कृत्य पर विचार करेंगे। ये निर्णय अप्रत्याशित था। कई लोग सोच रहे थे कि राजा क्रोध में आकर तुरंत दंड देगा, मगर यह संयम एक सच्चे सेनापति का था। उस रात आचार्य सोमेश्वर ने कहा, महाराज, आपने दया दिखाई, पर क्या यह उचित है? अजय ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, मैं बदला नहीं, व्यवस्था बदलना चाहता हूं। यदि मैं भी क्रोध में निर्णय लूं तो अंतर क्या रह जाएगा? मगर भीतर कहीं वह जानता था, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ ही दिनों बाद खबर आई, उत्तर दिशा में एक विशाल साम्राज्य वज्रदेश ने अमरगिरी की नई शक्ति को खतरे के रूप में देखा है। उनकी सेना विशाल थी और उनके पास भी सीमित बारूद अस्त्र थे। ये अब साधारण युद्ध नहीं होने वाला था। अजय ने अपनी परिषद बुलाई। हम सीधा युद्ध नहीं करेंगे, उसने मानचित्र पर उंगली फेरते हुए कहा। हम उनकी रसद काटेंगे, पहाड़ियों में घात लगाएंगे, रात के हमले करेंगे। ये आधुनिक गुरिल्ला रणनीति थी जिसका ज्ञान उसे अपने पिछले जीवन से था। अमरगिरी की सेना छोटे छोटे दलों में बंट गई। उन्होंने वज्रदेश की आपूर्ति गाड़ियों पर हमला किया, पुल तोड़े, रास्ते अवरुद्ध किए। कुछ ही सप्ताह में वज्रदेश की सेना थकने लगी। फिर निर्णायक दिन आया। मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। वज्रदेश की संख्या अधिक थी। उनके ध्वज आसमान में लहरा रहे थे। अजय घोड़े पर सवार था। उसके हाथ में तलवार नहीं, रणनीति थी। उसने संकेत दिया। पहले पंक्ति के पीछे छिपी तोपें गरजी। धुएं और धूल के बीच दुश्मन की पंक्तियां बिखर गई। फिर घुड़सवार दल ने किनारों से हमला किया। युद्ध भीषण था। तलवारों की टकराहट, तोपों की गर्जना और सैनिकों की जयकार सब मिलकर रणभूमि को आग में बदल रहे थे। अचानक अजय ने देखा, दुश्मन का एक विशेष दल सीधे उसकी ओर बढ़ रहा है। शायद वे जानते थे, राजा को मारो, युद्ध जीत लो। अजय ने घोड़ा मोड़ा। उसने सामने से टक्कर लेने के बजाय पीछे हटने का संकेत दिया, दुश्मन को अपने जाल में खींचने के लिए। जैसे ही वे आगे बढ़े, दोनों ओर छिपे धनुर्धारियों ने तीरों की वर्षा कर दी। दुश्मन का विशेष दल समाप्त हो गया। कुछ ही घंटों में वज्रदेश की सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया। अमरगिरी की दूसरी बड़ी विजय हुई। जब अजय युद्ध भूमि से लौटा तो राज्य की जनता ने फूल बरसाए। बच्चों की आंखों में आदर्श था, किसानों के चेहरों पर विश्वास। महल में लौटकर वो अकेला खड़ा था। उसने आकाश की ओर देखा। हे ईश्वर, शायद आपने मुझे इसलिए दूसरी जिंदगी दी ताकि मैं समझ सकूं सम्मान पद से नहीं, कर्म से मिलता है। मगर तभी आचार्य सोमेश्वर तेजी से भीतर आए। महाराज, एक गुप्त संदेश मिला है। क्या? वज्रदेश और कालिंजर दोनों मिलकर एक और बड़ा गठबंधन बना रहे हैं। और आचार्य ने रुककर कहा, इस बार उनके साथ हमारे राज्य के भीतर से भी कोई है। अजय की आंखों में दृढ़ता चमकी। तो युद्ध बाहर से नहीं, भीतर से होगा। महल की दीवारों के बीच हवा भारी हो गई। दूर कहीं कारागार में बंद रुद्र प्रताप के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। अगली चाल चल दी गई थी। अमरगिरी की प्राचीरों पर इस बार सिर्फ मशाले नहीं, आत्मविश्वास भी जल रहा था। पिछले युद्धों ने राज्य को भय से निकालकर विश्वास की ओर धकेल दिया था। किसान खेतों में गुनगुनाते थे। लोहार नई धातु मिश्रित तलवारें गढ़ते समय गर्व से सिर ऊंचा रखते थे।
और अग्निवीर दल के युवा सैनिक अपनी तोपों को ऐसे चमकाते जैसे वह उनका धर्म हो। मगर अजय, जो अब भी महाराज वीरेंद्र देव के शरीर में था, जानता था कि असली मजबूती सिर्फ युद्ध जीतने से नहीं आती, बल्कि व्यवस्था को इतना सशक्त बनाने से आती है कि दुश्मन सोचने से पहले ही डर जाए। उसने सबसे पहले राज्य सुरक्षा परिषद बनाई। इसमें केवल सरदार नहीं, बल्कि कारीगर, कृषक प्रतिनिधि और सैनिकों के नायक भी शामिल किए गए। दरबार अब सिर्फ राजसी दिखावे का स्थान नहीं रहा, वो रणनीति और निर्णय का केंद्र बन गया। कारागार में बंद रुद्र प्रताप को उसने एक बार फिर बुलवाया। रुद्र प्रताप जंजीरों में जकड़ा दरबार में लाया गया। चेहरा थका हुआ, मगर आंखों में अभी भी जिद। तुमने राज्य के साथ विश्वासघात किया, अजय ने शांत स्वर में कहा, पर मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं। दरबार में हलचल हुई। अवसर? रुद्र प्रताप ने व्यंग्य से पूछा। हां, वज्रदेश और कालिंजर का गठबंधन बनने जा रहा है। यदि तुम सच में राज्य से प्रेम करते हो तो अपनी सारी जानकारी हमें दो, उनकी गुप्त चालें, उनके संदेशवाहक, उनके भीतर के लोग। रुद्र प्रताप कुछ पल चुप रहा। शायद उसे लगा था कि मृत्यु निश्चित है, मगर यह प्रस्ताव अप्रत्याशित था। यदि मैं सहयोग करूं, उसने पूछा, तो तुम्हारा दंड कम किया जाएगा, और यदि नहीं? अजय की आंखें कठोर हो गईं, तो इतिहास तुम्हें सदा गद्दार कहेगा। कुछ देर बाद रुद्र प्रताप ने सिर झुका दिया। मैं जानकारी दूंगा। उसके खुलासों से पता चला कि वज्रदेश गुप्त रूप से अमरगिरी के कुछ सीमावर्ती गांवों में असंतोष फैलाने की कोशिश कर रहा है। कुछ व्यापारी लालच में आकर उनके लिए जासूसी कर रहे थे। अजय ने तुरंत गुप्तचर विभाग की स्थापना की। उसने सैनिकों को सिर्फ तलवार चलाना नहीं, बल्कि सूचना एकत्र करना भी सिखाया। संदेशों के लिए कूटभाषा बनाई गई। कबूतरों और ध्वज संकेतों के साथ साथ गुप्त प्रतीकों का प्रयोग शुरू हुआ। राज्य धीरे धीरे एक संगठित शक्ति में बदलने लगा। फिर उसने सबसे बड़ा कदम उठाया, शिक्षा। यदि जनता शिक्षित होगी, उसने परिषद में कहा, तो कोई बाहरी ताकत उन्हें भ्रमित नहीं कर सकेगी। गांवों में पाठशालाएं खुली। सैनिकों को भी गणित और भूगोल सिखाया गया, ताकि वे रणभूमि को बेहतर समझ सकें। अमरगिरी अब केवल शस्त्रों से नहीं, बुद्धि से भी मजबूत हो रहा था। इसी बीच वज्रदेश और कालिंजर की संयुक्त सेना ने सीमा पर विशाल डेरा डाल दिया। ये निर्णायक युद्ध होने वाला था। अजय ने अपनी सेना को मैदान में सीधे उतारने के बजाय पहाड़ी मार्गों में बांट दिया। उसने नकली शिविर बनवाए ताकि दुश्मन भ्रमित हो। असली सेना छिपी रही। जब दुश्मन ने आक्रमण किया, उन्हें लगा कि अमरगिरी पीछे हट रहा है। वे उत्साह में आगे बढ़े। अचानक चारों दिशाओं से अग्निवीर दल की तोपें गरजी। पहाड़ियों से तीरों की वर्षा हुई। घुड़सवारों ने पीछे से घेरा डाल दिया। दुश्मन की विशाल सेना अपने ही भ्रम में फंस गई। युद्ध 3 दिन चला। अंततः वज्रदेश का सेना नायक बंदी बना लिया गया। कालिंजर ने आत्मसमर्पण कर दिया। अमरगिरी की विजय अब केवल सीमित नहीं थी, उसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। दरबार में जयघोष हुआ, महाराज वीरेंद्र देव अमर रहें। अजय ने देखा, वो राज्य जो कभी कमजोर और उपहास का पात्र था, अब आत्मनिर्भर और संगठित साम्राज्य बन चुका था। उस रात वो महल के प्राचीन मंदिर में गया। दीपक जलाकर उसने आंखें बंद की। हे ईश्वर, यदि मेरा उद्देश्य पूरा हो गया हो तो मुझे मार्ग दिखाओ। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। घंटियों की ध्वनि स्वयं बजने लगी। उसके शरीर में अजीब कंपन हुआ। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा फिर से हल्की हो रही है, जैसे कोई शक्ति उसे खींच रही हो। और फिर अंधकार। जब उसने आंखें खोली तो सामने अस्पताल की सफेद छत थी। बीप बीप, मशीनों की आवाज। उसने गर्दन मोड़ी। हाथों में सलाइन लगी थी। शरीर कमजोर था, मगर यह उसका अपना शरीर था।
कर्नल अजय राठौड़। वापस दरवाजे के पास एक नर्स चौंक गई। डॉक्टर। मरीज को होश आ गया। कुछ ही देर में डॉक्टर आए। आप 3 महीने से कोमा में थे, उन्होंने कहा। दुर्घटना गंभीर थी। 3 महीने। अजय ने आंखें बंद की। क्या वह सब सपना था या वास्तव में उसने दूसरी जिंदगी जी ली थी? लेकिन उसके मन में जो आत्मविश्वास था, जो रणनीति की स्पष्टता थी, वो पहले से कहीं अधिक थी। कुछ दिनों बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिली, मगर दुनिया नहीं बदली थी। उसके ऊपर लगे आरोप अब भी थे। मीडिया अब भी उसे गद्दार कहता था। कोर्ट मार्शल की फाइल बंद पड़ी थी। लेकिन इस बार अजय टूटने वाला नहीं था। अमरगिरी की सीख उसके भीतर जीवित थी। व्यवस्था बदलो, भागो मत। उसने सबसे पहले पुराने साथी मेजर कबीर से संपर्क किया। कबीर उन गिने चुने लोगों में था जिन्हें अजय की ईमानदारी पर विश्वास था। मुझे केस की पूरी फाइल चाहिए, अजय ने कहा। कबीर ने जोखिम उठाया और गुप्त रूप से दस्तावेज जुटाए। अजय ने हर पन्ना ध्यान से पढ़ा। उसे एक असामान्यता दिखी। जिस दिन कथित गोपनीय जानकारी लीक हुई, उस दिन वो सीमा पर ऑपरेशन में था। उसके डिजिटल लॉग और सैटेलाइट रिकॉर्ड मेल नहीं खा रहे थे। ये डेटा बदला गया है, अजय ने कहा। उसने अपनी रणनीति बनाई, जैसे कभी उसने वज्रदेश के खिलाफ बनाई थी। पहला कदम सबूत इकट्ठा करना। दूसरा, गुप्त रूप से सही अधिकारियों तक पहुंचना। तीसरा, सार्वजनिक रूप से सच्चाई उजागर करना। कबीर की मदद से उसने एक साइबर विशेषज्ञ से संपर्क किया। जांच में सामने आया कि गोपनीय डेटा की फाइलें एक उच्च अधिकारी के सिस्टम से संशोधित की गई थी। नाम था ब्रिगेडियर रणवीर मल्होत्रा, वही अधिकारी जिसने कोर्ट मार्शल की कार्यवाही का नेतृत्व किया था। अजय ने सीधे आरोप नहीं लगाया। उसने रक्षा मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजी, साथ ही डिजिटल साक्ष्य भी। कुछ ही दिनों में आंतरिक जांच शुरू हो गई। मीडिया को भनक लगी। खबर फैल गई, पूर्व कर्नल अजय राठौड़ ने लगाए बड़े आरोप। जांच समिति ने सैटेलाइट रिकॉर्ड, कॉल लॉग और डिजिटल हस्ताक्षर मिलाए। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। ब्रिगेडियर रणवीर ने दुश्मन से मिलीभगत कर जानकारी बेची थी, और जब शक अजय पर आया तो उसने सारा दोष उसी पर डाल दिया। सार्वजनिक सुनवाई हुई। अजय अदालत में सीना ताने खड़ा था। वही आत्मविश्वास जो अमरगिरी के दरबार में था। जज ने पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? अजय की आवाज स्थिर थी। मैंने जीवन में 2 बार युद्ध लड़ा है, एक सीमा पर और एक अपने सम्मान के लिए। सैनिक के लिए वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, उसकी आत्मा है। मैंने कभी देश के साथ विश्वासघात नहीं किया और न करूंगा। जांच के बाद निर्णय आया। ब्रिगेडियर रणवीर दोषी पाए गए। अजय राठौड़ निर्दोष घोषित हुए। उन्हें पुनः सेना में बहाल किया गया। समारोह में जब उसे फिर से वर्दी पहनाई गई तो उसकी आंखों में नमी थी, मगर इस बार वो कमजोरी की नहीं, विजय की थी। मेजर कबीर ने मुस्कुराकर कहा, वेलकम बैक कमांडर। अजय ने सलामी दी। उसके मन में अमरगिरी की छवि उभरी, मशालें, तोपें और वो सिंहासन। शायद वो जीवन एक स्वप्न था, या शायद ईश्वर ने उसे दिखाया था कि असली शक्ति भीतर होती है। अब वो केवल एक सैनिक नहीं था, एक रणनीतिकार था, एक नेता था। और इस बार कोई साजिश उसे तोड़ नहीं सकती थी। उसने आकाश की ओर देखा। धन्यवाद, उसने मन ही मन कहा। युद्ध खत्म नहीं हुए थे, न सीमा पर, न जीवन में। लेकिन अब अजय राठौड़ तैयार था, पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि और अटूट आत्मविश्वास के साथ। दिल्ली कैंट का वो सुबह का दृश्य सामान्य था, पर हवा में एक अनकही बेचैनी थी। कर्नल अजय राठौड़ अपनी यूनिट के साथ विशेष ब्रीफिंग में बैठे थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट साफ थी। एक आतंकी मॉड्यूल राजधानी में बड़े हमले की योजना बना रहा था। लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, पर समय बहुत कम था।
अजय की आंखों में वही दृढ़ता थी जो कभी अमरगिरी के रणभूमि में थी। फर्क बस इतना था, अब ये उसकी वास्तविक दुनिया थी और सामने दुश्मन अदृश्य। हम सीधे टकराव से पहले उनकी योजना समझेंगे, उसने एक टीम से कहा। आतंक का जवाब सिर्फ गोली नहीं, बुद्धि से भी दिया जाता है। टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया, साइबर ट्रैकिंग, ग्राउंड सर्विलांस और त्वरित प्रतिक्रिया दल। अजय स्वयं फील्ड में उतरने वाला था। 2 दिन की लगातार निगरानी के बाद सुराग मिला, एक परित्यक्त गोदाम में संदिग्ध गतिविधि। रात को ऑपरेशन शुरू हुआ। टीम ने चारों ओर से घेराबंदी की। सावधान, अजय ने फुसफुसाकर कहा, नागरिकों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अंदर से हलचल हुई। कुछ संदिग्धों को पकड़ लिया गया, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता भाग निकला। पूछताछ में पता चला, अगले 24 घंटे में एक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र को निशाना बनाया जाएगा। समय तेजी से बीत रहा था। अगली सुबह सूचना मिली, एक स्कूल बस रूट पर संदिग्ध वाहन देखा गया है। वही क्षेत्र जहां से शहर का सबसे बड़ा बाल विद्यालय गुजरता था। अजय का दिल एक क्षण को ठिठका, लेकिन चेहरे पर कोई डर नहीं आया। सभी यूनिट्स तुरंत सेक्टर 9 की ओर बढ़े, उसने आदेश दिया। सड़क पर ट्रैफिक सामान्य था। बच्चों से भरी पीली बस हंसी खुशी आगे बढ़ रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ 100 मीटर दूर एक खतरनाक साजिश उनका इंतजार कर रही है। अजय की जीप तेजी से आगे बढ़ी। दूर उसे एक वैन संदिग्ध तरीके से खड़ी दिखी, बस के मार्ग के ठीक किनारे। उसकी सैन्य प्रवृत्ति ने तुरंत खतरे को पहचान लिया। बस को रोको, उसने वायरलेस पर चिल्लाया, लेकिन तभी वैन का इंजन स्टार्ट हुआ और वो बस की ओर मुड़ गई। क्षण भर में निर्णय लेना था। अजय ने अपनी जीप को पूरी गति से वैन और बस के बीच मोड़ दिया। उसकी टीम पीछे थी, पर दूरी थी। जीप ने वैन को जोरदार टक्कर मारी। दोनों वाहन सड़क किनारे पलट गए। अजय तुरंत बाहर निकला। उसने बस चालक को चिल्लाकर कहा, बच्चों को तुरंत नीचे झुकाओ और बस पीछे लो। बच्चों की चीखें गूंज उठीं, पर ड्राइवर ने साहस दिखाया और बस को पीछे किया। वैन से 2 आतंकी बाहर निकले। उनके हाथों में हथियार थे। अजय ने बिना समय गवाए जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी शुरू हुई, पर उसने ध्यान रखा कि गोलियां बस की दिशा में न जाए। उसकी टीम भी पहुंच गई। कुछ ही मिनटों में दोनों आतंकी काबू में आ गए, लेकिन तभी अजय की नजर वैन के अंदर लगी टाइमिंग डिवाइस पर पड़ी। डिजिटल काउंटर चल रहा था। सब पीछे हटो, उसने चिल्लाया। सर, आप भी, एक जवान ने पुकारा। अजय जानता था, यदि विस्फोट हुआ तो बस की दूरी अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। समय बहुत कम था। बम निष्क्रिय करने वाली टीम अभी दूर थी। उसने एक क्षण के लिए बच्चों की ओर देखा। छोटी छोटी आंखें, डरी हुई पर मासूम। उसके मन में अपनी मां का चेहरा आया, अपने सैनिकों का, और वो राज्य जिसे उसने सपने में मजबूत बनाया था। सैनिक भागता नहीं, लड़ता है, वही आवाज भीतर गूंजी। अजय तेजी से वैन के पास पहुंचा। उसने डिवाइस को देखा, जटिल वायरिंग, दोहरी टाइमिंग। उसने अपने अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर तारों को समझने की कोशिश की। पसीना माथे पर आ गया, पर हाथ स्थिर थे। कबीर, उसने वायरलेस पर धीमे स्वर में कहा, यदि अगर कुछ हो जाए तो बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाना। सर, आप बाहर आइए। कबीर की आवाज कांप रही थी। काउंटर पर कुछ ही सेकंड बचे थे। अजय ने सही तार पहचान लिया, या कम से कम उसे विश्वास था कि वही सही है। उसने गहरी सांस ली, तार काट दिया। क्षण भर के लिए सन्नाटा। फिर डिवाइस की बीप बंद हो गई। आसपास खड़े जवानों ने राहत की सांस ली। बच्चों की बस दूर खड़ी थी, लेकिन उसी समय डिवाइस के भीतर छिपा एक सेकेंडरी मैकेनिज्म सक्रिय हो गया, जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। एक तेज धमाका हुआ। धुआं और धूल चारों ओर फैल गए। जब धुआं छंटा तो जवान दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचे।
बस सुरक्षित थी, बच्चे सुरक्षित थे, पर अजय जमीन पर पड़ा था, गंभीर रूप से घायल। कबीर उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। सर, सर, आंखें खोलिए। अजय ने मुश्किल से आंखें खोली। दर्द था, पर चेहरे पर शांति। बच्चे, उसने धीमे से पूछा। सब सुरक्षित है, सर। आपने उन्हें बचा लिया। अजय के होठों पर हल्की मुस्कान आई। बस, यही मिशन था। उसकी सांसें धीमी होती गई। आकाश में धूप चमक रही थी, जैसे किसी योद्धा को अंतिम सलामी दे रही हो। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस पहुंची, पर अस्पताल में डॉक्टरों ने पूरी कोशिश के बावजूद उसे बचा नहीं सके। समाचार पूरे देश में फैल गया। कर्नल अजय राठौड़ ने स्कूल बस को बचाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। देश भर में श्रद्धांजलि दी गई। स्कूल के वही बच्चे जिन्हें उसने बचाया था, तिरंगा हाथ में लेकर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर गर्व भी। मेजर कबीर ने स्मारक समारोह में कहा, उन्होंने हमें सिखाया कि सैनिक की असली पहचान उसकी वर्दी नहीं, उसका साहस है। उन्होंने आखिरी सांस तक अपने देश और बच्चों की रक्षा की। अजय की मां ने तिरंगे को सीने से लगाया। उनकी आंखों में दर्द था, पर आवाज मजबूत। मेरा बेटा कभी गद्दार नहीं था, वो हमेशा रक्षक था। उस दिन स्कूल के बच्चों ने एक छोटा सा बोर्ड बनाया। धन्यवाद अजय अंकल, आपने हमें जीवन दिया। समय बीतता गया, पर उस सड़क पर एक स्मारक बना, जहां लिखा था, यहां एक सैनिक ने अपने से पहले देश के भविष्य को चुना। कहानी यही खत्म नहीं होती। हर बार जब कोई बच्चा सुरक्षित स्कूल जाता है, हर बार जब कोई जवान सीमा पर डटा रहता है, वहां अजय जैसे अनगिनत नाम खड़े होते हैं। जीवन हमें कई बार गिराता है, गलत आरोप लगाता है, परीक्षा लेता है, पर सच्चा साहस वही है जब हम टूटकर भी दूसरों के लिए खड़े होते हैं। अजय ने हमें यह सिखाया, सम्मान मांगने से नहीं, कर्म से मिलता है। देश प्रेम शब्दों से नहीं, त्याग से साबित होता है। और सच्चा नायक वह है जो अपनी सुरक्षा से पहले दूसरों की सुरक्षा चुनता है। यदि कभी जीवन में अन्याय मिले तो हार मत मानो। यदि कभी डर लगे तो याद करो, किसी ने तुम्हारे लिए अपने प्राण दिए हैं। और यदि कभी देश पुकारे तो आगे बढ़ो, क्योंकि भविष्य तुम्हारे साहस पर टिका है। अजय राठौड़ चला गया, पर उसकी कहानी हर उस दिल में जीवित है जो कहता है, मैं डरूंगा नहीं, मैं रक्षा करूंगा।